मुझे मालूम था कि बाखोरी हमसे मिलने के लिए इनकार कर देगी, इसलिए मैं उन्हें आते हुए साथ ले आया था, प्रोफेसर ने वजाहत करते हुए कहा। ठीक है, इस वक्त आप काफिला सालार हैं, इसलिए जो चाहें करें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने जोसेफ, जवाना और टाइगर को झाड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद उस झाड़ियों का एक काफ़ी बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया। अरे अरे, इतने बड़े ढेर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चंद झाड़ियाँ ही काफ़ी हैं, प्रोफेसर ने कहा। और फिर खुद ही उन्होंने चंद झाड़ियाँ इस ढेर से अलहदा करके एक तरफ की और फिर जेब से एक लाइटर निकाल लिया। आपकी जेब में लाइटर? इमरान ने हैरान होकर पूछा। मुझे मालूम था कि यहाँ आग जलाना होगी, इसलिए मैं उसे भी साथ ले आया था। अब मैं यहाँ चकमाक पत्थर ढूंढ कर तो आग जलाने से रहा, प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। और इमरान भी मुस्कुरा दिया। प्रोफेसर ने जेब से एक कागज़ का छोटा सा लिफाफा निकाला, फिर उसने लाइटर की मदद से झाड़ियों को आग लगाई। जब आग भड़क उठी तो प्रोफेसर ने लिफाफे का मुंह खोला और लिफाफे में मौजूद 4 स्याही माइल अनार के दानों जितने बड़े गोल फैल हथेली पर रखे। एक नज़र उन्हें देखा और फिर हथेली को पलटकर उन्होंने फलों की भड़कती आग में डाल दिया। दूसरे लम्हे कड़कड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी और स्याही माइल धुएं की एक लकीर सी जलती हुई झाड़ियों में से बुलंद हुई और उसके साथ ही ऐसी खौफनाक बदबू माहौल में फैल गई कि प्रोफेसर समेत सबने बेएहतियार अपनी अपनी नाक पर हाथ रख लिए। ये बू ऐसी थी कि बेपनाह ताफुन भी उसके मुकाबले में हल्का करार दिया जा सकता था। इमरान को यूँ महसूस होने लगा जैसे इस इंतहाई खौफनाक बदबू की वजह से उसकी आंतें उलटकर उसके गले में आ जाएंगी। वो तेज़ी से पीछे हटता चला गया। धुएं की लकीर सिर्फ चंद लम्हों तक बुलंद होती रही, फिर ख़त्म हो गई और उसके साथ ही प्रोफेसर ने अपनी नाक से हाथ हटा लिया। बस अब बू ख़त्म हो गई है, प्रोफेसर ने कहा। और इमरान समेत सबने अपनी हाथ अपनी अपनी नाक से हटा लिए। ला हौला वाला कुव्वता, इस कदर खौफनाक बदबू, उसे सिर्फ बदबू कहना बदबू की तौहीन है। उसे तो बदतरीन बदबू कहा जाना चाहिए, इमरान ने कहा। और प्रोफेसर मुस्कुरा दिया। वो से मेरे पेट के अंदर मौजूद सब कुछ बाहर आ जाएगा, टाइगर ने कहा। तो इमरान मुस्कुरा दिया। टाइगर के पेट से बेचारे इंसानों की गैर हजमशुदा हड्डियां ही निकलनी थी, और क्या निकल सकता था, इमरान ने जवाब दिया। और टाइगर हंस पड़ा। आओ अब मैं देखता हूँ कि बाकोरी कैसे मिलने से इनकार कर सकती है, प्रोफेसर ने लाइटर जेब में रखते हुए कहा। और फिर वापस मुड़ गया। इस आग को बुझा दो, ऐसा ना हो कि सारा जंगल ही जल उठे और हम भी साथ ही रोस्ट हो जाएं, इमरान ने अपने साथियों से कहा। और उन्होंने इधर उधर से मिट्टी हटाकर जलती हुई झाड़ियों पर फेंकी और जब आग बुझ गई तो फिर उन्होंने अपने बूटों से रगड़ रगड़ कर उसे अच्छी तरह बुझा दिया। उसके बाद वो अभी उसी सड़क पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने सामने वही बड़ा सा फाटक खुलते देखा और उसके अंदर से 2 मुकामी आदमी बिजली की सी तेजी से निकले और उनकी तरफ दौड़ कर आने लगे। फिर प्रोफेसर और इमरान के सामने आकर वो झुक गए। मुकद्दस बू वालों से शहजादी फौरी मुलाकात चाहती है, उनमें से एक ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। वाह, क्या शहजादी है और क्या उसकी नफासत है कि उसे ये बू पसंद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तुम्हारी शहजादी से मिलने के लिए तैयार हैं, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए, उनमें से एक ने कहा। और फिर वो सीधे होकर मुड़ गए और तेज़ी से आगे आगे चलने लगे। इस बार जब वो खुले हुए फाटक पर पहुंचे तो वहां मौजूद दोनों दरबारों में उनके सामने रकू के बल झुक गए। शुक्र है ये मनहूस बू हमें महसूस नहीं हो रही, वरना अब तक हमारा तो करिया करम हो चुका होता, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और प्रोफेसर बेएहतियार मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक खासे बड़े कमरे में बिठा दिया गया, जहां दीवार के साथ कुर्सियां रखी हुई थीं। ये आम सा कमरा था, दरमियान में इंतहाई कीमती और दबीज कालीन बिछा हुआ था। शहजादी ने आपको कुर्सियों पर बैठने की इजाज़त दे दी है, इसलिए आप कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, उन्हें ले आने वाले ने कहा। और इमरान बेएहतियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारी शहजादी वाकई बूशनास वाक़या हुई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और प्रोफेसर बेएहतियार हंस पड़े। वो सब कुर्सियों पर बैठ गए तो उन्हें ले आने वालों ने एक तरफ रखी हुई ऊंची नशिस्त की कुर्सी उठाकर उनके सामने कुछ फासले पर रख दी और वो तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। बॉस, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं धारों के शैतानी मोहब्बत में आ गया हूँ। एक बार मैं वहाँ गया था, लेकिन फिर मैं वहाँ से भाग आया था। वहाँ जाकर रूह बेचैन हो जाती है, जोसेफ ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके अंदाज से भी बेचैनी नुमायां थी। फिक्र मत करो, बर्द खावे के लिए आने वाले सबका यही हाल होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बर्द खावा क्या मतलब? प्रोफेसर ने हैरान होकर पूछा। आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए अब आपको बर्द खावे का मतलब
समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो प्रोफेसर चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बेइख्तियार हंस पड़े। अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हारा मतलब शायद रोनुमाई से है। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, रोनुमाई तो दुल्हन की होती है और अभी होने वाली है, बरदखावा होने वाला दुल्हा का होता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और प्रोफेसर बेइख्तियार हंस पड़े। और फिर उससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बातचीत होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गए कि दरवाजे से एक नौजवान सेहतमंद और हसीन अफ्रीकी लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके जिस्म पर सुरह रंग का लंबा सा लिबादा था। वो वाकई अफ्रीकी मयार हसन के मुताबिक शहजादी या मलका हुसन कहलाए जाने की मुस्तहिक थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने इस तरह ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर दिए जैसे वो किसी इंतहाई मौतर खुशबू को अपने फेफड़ों में भर रही हो। और न जाने कितने तवील अरसे बाद मुझे ये मुकद्दस खुशबू सूंघने का मौका मिला है, मैं इसके लिए आप सबके शुक्रगुजार हूँ, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो सामने रखी गई ऊंची नशीस्त वाली कुर्सी पर बैठ गई। आप क्या पीना पसंद करेंगे? लड़की ने पूछा। फिलहाल कुछ नहीं। सुनो बाकोरी, तुम मुझसे तो वाकिफ हो, उनका तारुफ मैं कराए देता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। तो बाकोरी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। तारुफ की ज़रूरत नहीं है प्रोफेसर, मैं इनसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मिस्र के सहरा अल अब्र से रामीस मैंने ही हासिल किया था। वैसे मुझे इतराफ़ है कि मैंने वहाँ कोशिश की थी कि उन्हें हलाक कर दूँ, लेकिन मैं नाकाम रही थी, बाकोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा तो ख्याल था कि तुम बदसूरत और बूढ़ी सी औरत होगी, लेकिन तुम्हें तो मलका हुसन का खिताब मिलना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तारीफ का शुक्रिया, लेकिन एक बात बता दूं कि तुम्हारा ये हरबा मुझ पर कामयाब नहीं हो सकता कि मैं अपनी तारीफ सुनकर तुम्हारे इशारों पर नाचना शुरू कर दूंगी और तुम मुझसे रामीस भी हासिल कर लोगे और प्रोफेसर अल्बर्ट का पता भी, बाकोरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और कमाल है, हसीन होने के साथ साथ अक्लमंद भी है। बहरहाल मेरा ये मतलब ना था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा जो मतलब भी था, मेरी बात सुन लो। तुम्हारे ये दोनों मकासद पूरे नहीं हो सकते। मुकद्दस खुशबू की वजह से मजबूरन तुमसे मुलाकात करनी पड़ी, वरना मैं तो तुमसे मिलते ही ना। वैसे ये भी नामुमकिन है कि मैं शैतानी निज़ाम के खिलाफ उसके दुश्मनों से मिल जाऊं, बाकोरी ने कहा। मिलने वाली बात तो तुमने गलत की है बाकोरी, तुम चाहे जितनी भी हसीन हो, लेकिन तुम जिस निज़ाम का हिस्सा हो वो इस कदर गलीज और बदसूरत है कि तुमसे मिलना तो एक तरफ, तुमसे बात करना भी हमें पसंद नहीं, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ प्रोफेसर की वजह से आ गया हूँ और हम ज़्यादातर इस शैतानी महल में रहना भी नहीं चाहते। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर खुलकर बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इमरान का लहजा यकलहत सर्द हो गया। तुम जो जी चाहे कहते रहो, मैं दुश्मनों की बात का बुरा नहीं मनाया करती, बाकोरी ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। देखो बाकोरी, प्रोफेसर अल्बर्ट इसलिए रामीस हासिल करना चाहता है कि वो उसकी मदद से पूरे शैतानी निज़ाम पर कब्जा कर ले। वो चूँकि यहूदी है इसलिए हम मुसलमानों का दुश्मन है, जबकि तुम यहूदी नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारी तरफ से कोई खतरा नहीं है। अगर तुम चाहो तो एक सादा सा सौदा कर लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। मैं तुम्हें रामीस का वो इस्तेमाल बता देता हूँ जिसकी मदद से तुम प्रोफेसर की जगह पूरे शैतानी निज़ाम पर काबिज हो सकती हो। तुम मुझे उसके बदले प्रोफेसर अल्बर्ट का ठिकाना बता दो जहाँ पहुँचकर मैं प्रोफेसर से मुकाबला कर सकूँ। तुम्हारा इस मुकाबले में कोई किरदार ना होगा, ये मेरी और प्रोफेसर की लड़ाई होगी। बोलो क्या तुम तैयार हो? इमरान ने कहा। एक शर्त पर तैयार हूँ, बाकोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी शर्त? इमरान ने चौंक कर पूछा। अपने साथी जोसेफ को मेरे हवाले कर दो, मैं उससे शादी करूंगी। ये मुझे पसंद आ गया है क्योंकि जिस कबीले से उसका ताल्लुक है उस कबीले के मर्दों से शादी पर पूरी अफ्रीका में फ़ख्र किया जाता है। उसके बदले मैं तुम्हें प्रोफेसर का पता भी बता दूंगी और ना सिर्फ पता बल्कि प्रोफेसर की एक ऐसी कमज़ोरी भी बता दूंगी कि तुम उसे आसानी से तस्हीर कर लोगे। बाकोरी ने जोसेफ की तरफ बड़ी इश्तियाक भरी नज़रों से देखते हुए कहा, जबकि जोसेफ खामोश बैठा हुआ था। खिलाफ मामूल उसने बाकोरी की बात पर अज़हुद कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया। जोसेफ मेरा साथी ज़रूर है लेकिन अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अगर वो तुमसे शादी करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर वो ऐसा ना करना चाहे तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता, इमरान ने जवाब दिया। मैं बाकोरी से शादी करने के लिए तैयार हूँ बॉस, क्योंकि बाकोरी का ताल्लुक अफ्रीका के जिस कबीले से है, मेरी मंगेतर का ताल्लुक भी उसी कबीले से था, लेकिन मेरी मंगेतर को काले धुएं वाले चोटीदार सांप ने काट लिया और वो मर गई थी। इसलिए मैंने फिर शादी नहीं की, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त होगी, जोसेफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान के साथ साथ टाइगर, जवाना तीनों हैरत भरी नज़रों से जोसेफ को देखने लगे। इमरान का तो अपने कानों पर यकीन न आ रहा था कि जोसेफ इस तरह इस बाकोरी से शादी पर तैयार हो जाएगा।
कैसी शर्त? बाकोरी ने चौंक कर पूछा। ये शादी अभी होगी और हमारे कबीले के रवाज के मुताबिक होगी, जोसेफ ने जवाब दिया। अभी वाली बात तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये शादी मेरे कबीले के रवाज के मुताबिक होगी, बाकोरी ने कहा। सॉरी, फिर मुझे इस शादी से इनकार है, जोसेफ ने स्पार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हारे कबीले में शादी के रिवाज बहुत मुश्किल हैं, कई रोज़ औरत को नाचना पड़ता है और ये काम मुझसे नहीं हो सकता, जबकि मेरे कबीले के रिवाज बहुत सादा हैं। सुरह मशरूब मिलकर पीना पड़ता है और बस शादी हो जाती है, बाकोरी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर मैं अभी और इसी वक्त शादी पर तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम बॉस को उस प्रोफेसर का बताओगी, जोसेफ ने जवाब दिया। हम सबको मिलकर सुरह मशरूब पहले पीना होगा ताकि मुझे यकीन आ जाए कि तुम वाकई मुझसे शादी कर रहे हो, बाकोरी ने जवाब देते हुए कहा। देखो जोसेफ, अगर तुम इसलिए बाकोरी से शादी करने पर तैयार हो गए हो कि उसके बदले मुझे प्रोफेसर का पता मिल जाएगा, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद उसे तलाश कर लूँगा। और अगर तुम खुद खुशी से उससे शादी करना चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी, इमरान ने कहा। नहीं बॉस, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ, जोसेफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और इमरान ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि जोसेफ आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जोसेफ की फितरत और तबीयत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो इस टाइप का आदमी ही ना था कि किसी लड़की को देखकर उस पर इस तरह लट्टू हो जाए। टाइगर और जवाना दोनों के चेहरों पर भी इमरान ही की तरह बेपनाह हैरत थी, जबकि प्रोफेसर होंठ भींचे खामोश बैठे हुए थे। फिर क्या ख्याल है, मंगवाऊँ सुरख मशरूब, बाकोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनो बाकोरी, हम यहाँ किसी किस्म का कोई मशरूब, हत्ता कि पानी तक भी नहीं पियेंगे, इसलिए तुम हमारे लिए कोई मशरूब ना मंगवाना, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, जोसेफ तो पिएगा ताकि शादी हो सके, वैसे ये आम सा मशरूब है, मडल हीर दरख्त के फलों का रस इसमें शामिल होता है और जोसेफ मडल हीर दरख्त के फलों के बारे में अच्छी तरह जानता है। अगर तुम चाहो तो ये रस तुम्हारे सामने भी निकाला जा सकता है, बाकोरी ने कहा। मैं पीऊँगा, लेकिन शर्त वही कि तुम पहले बॉस को प्रोफेसर का पता बता दो, इससे पहले कुछ नहीं होगा, जोसेफ ने खुश्क लहजे में कहा। क्या तुम जोलो देवता का हलफ लेकर वादा करते हो कि अगर मैंने इमरान को प्रोफेसर का पता बता दिया तो तुम मेरे साथ मशरूब पियोगे और मुझसे शादी करोगे, बाकोरी ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें भी हलफ देना होगा कि तुम भी मेरी शर्त के मुताबिक शादी करनी है, जोसेफ ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जोलो देवता का हलफ उठाओ, बाकोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। और जोसेफ ने फ़ौरन ही जोलो देवता का हलफ उठाकर वादा कर लिया। अगर बाकोरी इमरान को प्रोफेसर अल्बर्ट का दुरुस्त पता बता देगी तो वो उसके साथ मशरूब पिएगा और शादी करेगा। अब तुम अपने शैतान का हलफ उठाओ कि तुम मुझसे मेरी शर्त के मुताबिक अभी और इसी वक्त शादी करोगी, जोसेफ ने कहा। तो बाकोरी ने भी मुझ शैतान का नाम लेकर हलफ ले लिया। ये अजीब शादी है कि किसी को दूसरे पर एतमाद भी नहीं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बाकोरी ने उसी लम्हे जोर से ताली बजाई तो एक मुकामी औरत अंदर दाखिल हुई और बाकोरी के सामने रघु के बल झुक गई। सुरह मशरूब का एक गिलास ले आओ, बाकोरी ने उससे कहा और वो औरत तेजी से मुड़कर वापस चली गई। तुमने एक गिलास क्यों मंगवाया है, जोसेफ ने चौंक कर पूछा। मिलकर पियेंगे, पहले आधा मैं पीऊंगी और फिर बाकी आधा तुम पियोगे। नहीं, पहले आधा मैं पीऊंगा, मैं किसी औरत का झूठा नहीं पिया करता। अरे अभी से लड़ाई भी शुरू हो गई, इमरान ने कहा और प्रोफेसर बेइख्तियार हंस पड़े। ये वाकई इंतहाई दिलचस्प शादी है, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पहले तुम पी लेना, बाकोरी ने कहा। और फिर चंद लम्हों बाद वही मुकामी औरत अंदर दाखिल हुई। उसने एक बड़ा सा गिलास उठाया हुआ था जिसमें इंतहाई सुरख रंग का शरबत मौजूद था। ये गिलास जोसेफ को दो, बाकोरी ने जोसेफ की तरफ इशारा करते हुए कहा और मुकामी औरत जोसेफ की तरफ बढ़ गई। उसने गिलास जोसेफ के हाथ में दे दिया और फिर मोदबाना अंदाज में पीछे हटकर खड़ी हो गई। इमरान समेत सबकी नज़रें जोसेफ पर जमी हुई थी। अब पहले उस प्रोफेसर का दुरुस्त पता बताओ, जोसेफ ने गिलास हाथ में लेते हुए कहा। हाँ सुनो इमरान, प्रोफेसर अल्बर्ट का हेडक्वार्टर ट्रियोनाइटेड कामन की दारुल हुकूमत में एलेक्स रोड पर वाक़ एक स्याह और सुरह रंग के पत्थरों की बनी हुई इमारत है। इस इमारत का नाम अल्बर्ट हाउस है और ये इमारत अल्बर्ट हाउस के नाम से ही यूनाइटेड कामन के दारुल हुकूमत में मशहूर है। प्रोफेसर अल्बर्ट मुस्तकिल तौर पर वहीं रहता है, बाकोरी ने प्रोफेसर अल्बर्ट का पता बताते हुए कहा। क्या वहाँ फ़ोन है, इमरान ने पूछा। हाँ फ़ोन तो है, लेकिन प्रोफेसर ना फ़ोन सुनता है और ना किसी को फ़ोन करता है, ना उसकी ज़रूरत है। और ये भी बता दूँ कि दुनिया का कोई आदमी प्रोफेसर की इजाज़त के बगैर अल्बर्ट हाउस में दाखिल नहीं हो सकता, बाकोरी ने कहा। क्या तुम शैतान की कसम खाकर कहती हो कि तुमने दुरुस्त पता बताया है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो बाकोरी ने फ़ौरन ही शैतान की कसम खाकर इस बात का इकरार कर लिया और इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नमूदार हो गए। अब तुम मशरूब का आधा ग्लास पी लो, बाकोरी ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा और जोसेफ ने शराब के गिलास को मुंह से लगा लिया और मशरूब पीना शुरू कर दिया। आधा ग्लास पीने के बाद
باقی آدھا گلاس اس نے مقامی عورت کی طرف بڑھا کے جو کہ یہ گلاس لائی تھی اب اسے مجھے دے دو، باکوری نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور مقامی عورت تیزی سے مڑی اور اس نے شربت کا آدھا گلاس باکوری کے حوالے کر دیا۔ باکوری نے گلاس اس کے ہاتھوں سے جھپٹا اور اس طرح پینے لگی جیسے پیاسا آدمی پانی پیتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں گلاس خالی ہو گیا اور باکوری کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ ادھر مشروب پینے کی وجہ سے جوزف کے چہرے پر بھی سرخی سی چھا گئی، خاص طور پر اس کی آنکھوں میں تیز سی سرخی ہوتی چلی گئی اور جب تک باکوری نے باقی مشروب پیا جوزف کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ یہ سرخی اس قدر تیز تھی کہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا بھی محال ہو رہا تھا، لیکن جوزف سوائے آنکھوں اور چہرے پر چھا جانے والی سرخی کی وجہ سے اطمینان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سنو جوزف، اب تم میرے شوہر ہو، مل کر یہ مقدس مشروب پینے کے بعد اب تم ہمیشہ میرے فرما بردار رہو گے، اور یہ بھی بتا دو کہ اس مشروب کا ایک قطرہ بھی جس کے حلق سے نیچے اتر جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کا غلام بن کر رہ جاتا ہے، پھر اگر وہ چاہے بھی تو شیطان کی غلامی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، نہ اس کا جسم اور نہ اس کی روح، اور میں چونکہ پانی کی ملکہ ہوں اس لیے میں نے تمہیں یہ مشروب پلایا ہے تاکہ تم اب ہمیشہ ہمیشہ میرے فرما بردار رہو۔ باکوری نے اونچی آواز میں کہا، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ کون کس کا فرما بردار رہتا ہے، تم نے اپنی شرط پوری کر لی، اب تم میری شرط پوری کرو، میرے پہلوں پر جھک کر اپنی ناک 7 بار لگاؤ۔ جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے حلف دیا ہے اس لیے میں ضرور ایسا کروں گی، لیکن ایک بات بتا دوں کہ تم نے پہلے میرا مشروب پیا ہے اس لیے مجھے تم پر برتری حاصل رہے گی، باکوری نے کہا اور اٹھ کر وہ جوزف کی طرف بڑھنے لگی۔ جوزف اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا رہا، باکوری اس کے سامنے قالین پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر جوزف کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنا چہرہ جوزف کے پیروں پر جھکا دیا، دوسرے لمحے اس نے اپنی ناک جوزف کے بوٹ سے رگڑ دی اور سر اٹھا کر ایک بار پھر جوزف کی طرف دیکھا اور دوسری بار جھک گئی۔ اسی طرح اس نے 7 بار اپنی ناک جوزف کے بوٹ سے رگڑی اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے مڑی اور واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بس اب تو تمہاری شرط پوری ہو گئی، باکوری نے ناک پر لگی ہوئی مٹی صاف کرتے ہوئے سنا۔ ہاں اور سنو، تمہیں افریقہ کے اس رواج کا تو یقیناً علم ہوگا کہ بیوی کو شوہر کا پہلا حکم ہر صورت ماننا پڑتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو اس کا چہرہ اسی لمحے بگڑ جاتا ہے اور اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ لوگ اس کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، باکوری نے جواب دیا۔ اگر معلوم ہے تو پھر بحیثیت شوہر میرا پہلا حکم سنو کہ وہ رامیز تم نے سحر العبر میں باس عمران سے حاصل کیا تھا اسے ابھی اور اسی وقت باس عمران کے حوالے کر دو۔ جوزف نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو باکوری بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ ناممکن ہے، تم اس طرح مجھے حکم نہیں دے سکتے، تم میرے غلام ہو، باکوری نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لی اور بری طرح چیخنے لگی۔ ہاں میں پہلا حکم مانوں گی، ہاں رک جاؤ، میرا چہرہ مت بگاڑو، میں مانوں گی، ضرور مانوں گی، باکوری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی حیرت سے باکوری کی طرف دیکھنے لگے جس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور اس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر سے انہیں باکوری کا بگڑتا ہوا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جوزف کے چہرے پر پوری اسرار سی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں کی سرخی اسی طرح قائم تھی لیکن اب چہرہ قدرے نارمل ہو گیا تھا۔ پھر جیسے کہ باکوری نے حکم ماننے کی بات کی اس کا چہرہ اسی طرح تیزی سے دوبارہ بحال ہونے لگ گیا۔ چند لمحوں بعد باکوری نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور اس طرح کرسی پر گر گئی جیسے میلوں دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ تم چاہے شیطانی نظام میں کتنی بھی طاقتور ہو جاؤ باکوری، لیکن افریقہ کے اصولوں کو ترک نہیں کر سکتی کیونکہ تم افریقی ہو، تمہارا جسم اور تمہاری روح افریقی ہے، اس لیے تمہیں ہر قیمت پر میرا پہلا حکم ماننا پڑے گا اور رامیز باس عمران کے حوالے کرنا پڑے گا۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ سب اس قدر جلدی کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ باکوری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا چہرہ اس قدر تیزی سے بگڑ بھی سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ تم نے میرے پیروں پر 7 بار ناک رگڑ کر اپنے آپ کو اس قانون کے تحت کر دیا ہے۔ ہاں اگر تم یہ شرط پوری نہ کرتی تو پھر یقیناً ایسا نہ ہوتا، چاہے تم لاکھ حلف اٹھاتی رہتی۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں رامیز تمہارے باس عمران کے حوالے کر دیتی ہوں، میں اب اس پر مجبور ہوں، میں خود شیطان کو جواب دے لوں گی۔ باکوری نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھی اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ مبارک ہو جوزف، اب دعوت ولیمہ کب کھلا رہے ہو؟ باکوری کے باہر جاتے ہی عمران نے مسکراتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، بوس جوزف آپ کا غلام ہے اور ابھی آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ غلام اپنی جان اپنے باس پر نشاور کر دی ہے۔ جوزف نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کیا مطلب، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عمران نے بے اختیار چونک کر کہا، اس کے چہرے پر یکلا شدید پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ میں درست کہہ رہا ہوں باس،
مجھے معلوم ہے کہ اس سرخ مشروب پینے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن باس، میری روح مطمئن اور پرسکون رہے گی کہ میں نے اپنی جان دے کر باس کا مشن پورا کر دیا ہے۔ جوزف نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ مشروب اس باکوری نے بھی تو پیا ہے۔ باکوری عورت ہے باس، جوزف نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس موضوع پر مزید بات ہوتی، باکوری اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں رامیز موجود تھا۔ یہ لو رامیز، کاش مجھے پہلے علم ہوتا کہ اس شرط پوری کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ بہرحال اب مجبوری ہے، اور شاید باکوری زندگی میں پہلی بار مجبور ہوئی ہے۔ باکوری نے رامیز عمران کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے رامیز لے لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ رامیز واقعی اصل تھا۔ عمران نے اسے جیب میں رکھ لیا اور پھر جوزف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، اب تم بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے آپ بتائیں کہ یہ رامیز اصلی ہے نا؟ جوزف نے کہا، ہاں اصل ہے، عمران نے جواب دیا تو جوزف بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فادر جوشیوا، گواہ رہنا، میں نے اپنے آقا عظیم عمران کی کامیابی کے لیے یہ شیطانی مشروب پیا تھا، تم مجھے معاف کر دینا۔ جوزف نے دونوں ہاتھ فضا میں اٹھاتے ہوئے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس طرح واپس کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ باکوری، اب تم اپنا وہ مقصد پورا کر سکتی ہو جس کے لیے تم نے مجھے یہ شیطانی مشروب پلایا تھا۔ اب میری روح اس وقت میرے جسم میں موجود رہے گی جب تک تم اسے وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیتی۔ تم بے شک حکم دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، جوزف نے باکوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تو تم اس بارے میں بھی جانتے ہو، اس کے باوجود تم نے مشروب پی لیا؟ باکوری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس کا مشن پورا ہونا چاہیے، باس کے مشن کے مقابلے میں میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ غلاموں کی زندگی کا مقصد ہی اپنے آقا کی کامیابی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا ہوتا ہے۔ جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے جوزف، میں نے یہ مشروب تمہیں اس لیے نہیں پلایا کہ مجھے تمہاری موت یا زندگی سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی مجھے تمہیں شوہر بنانے کا شوق تھا۔ میرا مقصد تم سے وہ کام لینا تھا جو پروفیسر البرٹ آج تک نہیں کر سکا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے انتہائی پراسرار انداز میں مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی رامیز عمران کے حوالے کرنا پڑ گیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اب عمران میرے محل سے زندہ باہر نہ جا سکے گا، کیونکہ یہ مشروب پینے کے بعد تم اپنی روح اور اپنا جسم میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ اب تم میرے حکم کے خلاف ہو، اس لیے میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ جیب سے ریوالور نکالو اور عمران کو گولی مار دو۔ باکوری نے بات کرتے کرتے یکلخ چیخ کر کہا، لیکن جوزف اسی طرح اطمینان سے بیٹھا رہا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ عمران کو گولی مار دو، یہ میرا حکم ہے۔ باکوری نے جوزف کو اسی طرح اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ انتہائی غیظ و غضب سے بھوکی بلی جیسا ہو گیا، لیکن جوزف اسی طرح اطمینان سے بیٹھا رہا۔ ایسا ممکن ہی نہیں باکوری، کوئی اور بات کرو، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا تو باکوری کا پورا جسم غصے کی شدت سے بری طرح لرزنے لگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔